सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। कल जब से पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक में इमरान खान के बेटों की शिरकत का ऐलान किया है, तब से हम देख रहे हैं कि हुकूमती कैंप से काफ़ी मिला जुला और बहुत दिलचस्प रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। किसी की तरफ से उनको खुशामदीद कहा जा रहा है, कोई गिरफ्तार करने की धमकियां दे रहा है और कोई ये पेशगोई कर रहा है कि ऐलान के बावजूद इमरान खान के बेटे से पाकिस्तान नहीं आएंगे। इमरान खान के बेटों का एहतजाजी तहरीक में शामिल होने का कल जो ऐलान किया गया अलीमा खान की तरफ से, ये हुकूमत के लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग और गैर मुतवक्के था। दूसरी तरफ अगर हम पीटीआई की बात करें तो उन्होंने तहरीक शुरू करने का ऐलान तो कर दिया, मगर जमात की अंदरूनी तकसीम की वजह से उठ रहा है कि क्या पीटीआई अपने अंदर मौजूद दरार की मौजूदगी में एक मौसर और कामयाब तहरीक चला पाएगी या नहीं। इस वक्त पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से भी मौजूदा क़यादत से पर शदीद दबाव है, जो कि ये मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए पार्टी की तरफ से फैसला कुन तहरीक चलाने की अभी तक उसमें उनको नाकामी रही। और इसकी तस्दीक करते हैं इमरान खान के तर्जुमान। कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की। आप सुनिए नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की गुफ्तगू। हमारा इन एक्शन होना या हमारा खामोशी अख्तियार करना, इस चीज़ की हमसे वर्कर पूछता है कि हम लोग तो तैयार हैं, आप क्यों तैयार नहीं है। तो इट मीन्स कि हमारी खामोशी और हमारे जो एक्शंस हैं वो इस चीज़ के कि हम भी इसमें इमरान खान के माइनस होने में चीज़ें अंदर से भी डिस्टर्ब हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब ये समझा जाए कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत की नाकामी की वजह से अब एहतजाजी तहरीक में जान डालने की जिम्मेदारी इमरान खान के ख़ानदान ने उठा ली है या कोई दीगर वजूहात भी इसमें शामिल हैं। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब आपके वक्त के लिए। कल से एक नई बहस छिड़ी हुई है और हुकूमत के बहुत मिक्स रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है जब से बात हुई कि इमरान खान के बेटे इस तहरीक में पीटीआई की शामिल हो सकते हैं और होने जा रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस सतह के ऊपर उनकी शमूलियत होगी इस तहरीक में। बाकायदा पाकिस्तान आने का प्लान है या फिर बैरून मुल्क से वो लीड करेंगे इस तहरीक को? थैंक यू अफसा, बहुत मेहरबानी आपकी। जी, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें वो पाकिस्तान ट्रैवल करने का इरादा है उनका, वो यहाँ आएंगे और फिजिकली तहरीक में शामिल होंगे। बाकी उनका जो प्रोग्राम वगैरह है वो फाइनलाइज किया जा रहा है। जब वो फाइनलाइज हो जाएगा तो ज़्यादा डेफिनेटिवली हम आपके साथ शेयर कर सकेंगे, लेकिन इस वक्त की जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो यही है कि उन्होंने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान आके अपने वालिद साहब की आज़ादी की तारीख में वो शिरकत करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब का इस पे जो रद्द-ए-अमल है वो कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान आए तो उनके लिए मुश्किलात होंगी, गिरफ्तार भी हो सकते हैं और फिर तो बरतानिया के सिफारत खाने को ही किरदार अदा करना पड़ेगा। सो क्योंकि उनके पास पाकिस्तान की शहरियत नहीं है, बरतानिया के शहरी हैं, तो क्या वो पाकिस्तान में सियासी मामलात के अंदर को लीड करना या उसमें शिरकत करना, ऐसी किसी तहरीक को वो लीगली कर सकते हैं? इन हवालों से भी गौर हो रहा है और गिरफ्तारी की सूरत में फिर क्या होगा? राना सना साहब को हथकड़ियाँ लगाने के अलावा कोई चीज़ सूझती नहीं है। वो हर किस्म की रिस्ट्रिक्शन जो है वो उसको इन प्लेस करने के लिए बड़े हमेशा बहुत कीन रहते हैं। बाहर सूरत वो उनके हुकूमत करने का अंदाज हमेशा से यही रहा है। वो शरीफों की हुकूमत हो या फिर जरदारियों की हुकूमत हो, वो ऐसे ही हुकूमत करते हैं। ऑपोजिशन को वो टॉलरेट नहीं करते हैं। देखिए, अगर उन्होंने फैसला किया है तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके उसकी सोच विचार करने के बाद ही फैसला किया होगा। राना सना साहब को चाहिए कि वो पहले हक़ाइक़ छान ले, ज़रा उनको पता चल जाए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के बेटे होने के नाते वो अगर पाकिस्तान में आ रहे हैं तो वो अपना पूरा प्लान जो है उसको मुख्तलिफ मरहलों से गुजारने के बाद ही उन्होंने ये फैसला किया होगा। तो वो आ रहे हैं। राना साहब ने जो करना होगा वो तो उन्होंने करना है, हम तो उनको रोक नहीं सकते। और बाकी जो सुलेमान और कासिम साहब वो आके सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद जो है वो है खान साहब की रिहाई की जो जद्दोजहद है और इसमें मुल्क में उसके नाते जो और बाकी चीज़ें जिनको दफन किया गया है, वो आइन हो, कानून हो, जमहूरियत हो, तो वो भी उसके नाते जो हमारी तहरीक शुरू हो रही है उसका वो डेफिनेटली हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह।
कल अलीमा साहिबा जब इस बारे में बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि पहले वो उनके बेटे दोनों अमेरिका भी जाएंगे और वहाँ पर भी आवाज़ उठाएंगे। हमने देखा अमेरिका में इससे पहले करारदादें भी मंजूर करवाई गई, बेहद लॉबिंग हुई, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से पहले इसका तस्करा भी करते रहे अमरीकी सियासतदान, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत कहती है कि ये तारीखी ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, अमरीका और पाकिस्तान के। अब वो जाकर ऐसा क्या करेंगे, क्या मुख्तलिफ अप्रोच होगी जो उनके बेटे जिस अंदाज में इसको लेकर चलेंगे? देखिए अफसा, अगर आपने मेरे प्रोग्राम्स देखे हैं, मेरा ख्याल आपके प्रोग्राम में भी मैंने बारहा ये कहा है कि मुझे ना 6 महीने पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई उम्मीद थी, ना अब कोई उम्मीद है, और हमें उम्मीद होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमने अपने मसाइल जो है पाकिस्तान के मसाइल वो पाकिस्तान के अंदर रह के करते हैं। ये सारी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, ये सारी जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था, ये हमारी डायस्पोरा की इनिशिएटिव था। वो अपने मुल्क के बारे में फिक्रमंद थे और उन्होंने जो मुनासिब समझा वो किया, उसमें पीटीआई का कोई अमल दखल नहीं था। हम आज इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें ना पहले सेट की कोई उम्मीद थी, ना आज कोई उम्मीद है। हमने अपनी जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई जो है, सियासी जद्दोजहद जो है, उसको सॉर्ट आउट इसी खुद अपने मुल्क में रह के करना है। बाकी रहा कि वो अमेरिका जाके क्या करेंगे, लाजमी बात है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इस वक्त ना, उसके बारे में वो सेंसिटाइज करेंगे, और इसके अलावा उनके क्या प्रोग्राम है उसके बारे में मुझे बिल्कुल आगाही नहीं है। मेरा ख्याल है कि वक्तन फवक्तन आपको मीडिया के ज़रिए पता चलता रहेगा कि वहाँ उनकी क्या पसूट्स हैं। बाकी उनका जब फाइनल प्रोग्राम सॉर्ट आउट हो जाएगा तो वो हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। अब सब मौरूसी सियासत के हवाले से भी बातें होती हैं। इमरान खान साहब ने अपनी जो सियासत की उसमें मौरूसी सियासत के मुखालिफ उन्होंने बात की, उनके कारकुन भी मेंटली इसी हवाले से मुखालफत करते हैं। लेकिन आज इमरान खान साहब की बहनों को सामने आना पड़ रहा है, खा वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों, उनका पैगाम हकीकी तरीके से आगे पहुंचाना हो, और अब उनके बेटों का भी तज़किरा हो रहा है। रऊफ साहब, ये अंडरस्टैंडिंग ख़ुद खान साहब में या आपकी जमात के अंदर आप लोग डेवलप कर रहे हैं कि एक मजबूरी यकीनन कोई सियासतदानों की रहती ही होगी माजी में, जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज़ आगे आती हैं और लीड करती हैं, बिलखुसूस ख़वातीन भी, जैसे आज इमरान खान साहब की बहनें सामने आकर उनकी बात कर रही हैं? अफसर, जो वक्त पीटीआई के ऊपर है, ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख में किसी और पोलिटिकल पार्टी के ऊपर कभी आया है। ये मौरूसियत की जो बात कर रहे हैं, ये फ्रेंकली अब इनका जो जहन है वो वहाँ जैम होया हुआ है, उससे आगे भी बढ़ नहीं सकते हैं। अगर बहन अपने भाई के लिए आवाज़ उठाए तो उसमें मौरूसियत का कोई एलिमेंट नहीं होता। अगर बच्चे अपने वालिद के लिए आवाज़ उठाएं तो उसमें भी मौरूसियत का कोई आंसर नहीं होता। हमने उनको पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कोई पोजीशंस नहीं दी, ना ही उनके बेटे जो हैं वो पोजीशंस लेने आ रहे हैं, ना ही अलीमा बीबी ने कभी किसी पोजीशन की ख्वाहिश का इजहार किया है या पार्टी के अंदर इसके ऊपर कभी डिस्कशन हुई है। ये मौरूसियत नहीं है, ये इंसानी ताल्लुकात, इंसानी कदरों की के नाते कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो हम सब लोगों के ऊपर आती हैं, बहनों के ऊपर, फैमिली के लिए, बेटों के ऊपर, अपने माँ बाप के लिए, और भी बाकी रिश्तेदार बहन भाइयों के ऊपर एक दूसरे के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब रियासत ने बाकी तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए हैं, वो पार्लियामेंट का रास्ता हो, अदलिया का रास्ता हो, वो पीसफुल प्रोटेस्ट का हो, तो लाजमी बात है फिर फैमिली मेंबर्स को एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सो ना अलीमा बीबी ने कभी किसी पॉलिटिकल पोजीशन का पार्टी के अंदर कोई ख्वाहिश का इजहार किया है, ना ही बच्चे जो हैं वो पॉलिटिकल पोजीशंस लेने आ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की आज़ादी की जो तहरीक शुरू होने जा रही है उसमें अपना हिस्सा डालने के लिए इस मुल्क में आ रहे हैं। मैं रऊफ साहब, फिर जिनको आप लोगों ने पोजीशंस दी पार्टी के अंदर, क्या ये उनका फेलियर नहीं है कि आज इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान जब बात करती हैं, वो दूसरे रहनुमाओं जो पार्टी के लीडिंग रहनुमा हैं उनकी वफादारियों के हवाले से सवाल उठाती हैं, जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं, जो खान साहब ने उनको पिक किया था कि इन सारे हालात के अंदर वो लीड करेंगे पार्टी को, उनकी वफादारी के ऊपर भी सवाल उठ जाता है। और ये बेटे खान साहब के, जिनको सियासत से उन्होंने बहुत दूर रखा, कभी इनका तस्करा नहीं हुआ, कभी इन्होंने पाकिस्तानी सियासत पे दोनों नौजवानों ने बात नहीं की, आज उनको इसमें बाकायदा शामिल होने की बात हो, फैमिली को आगे आना पड़ रहा है। क्या उन लोगों की वजह से जिनको पोजीशंस दी इमरान खान साहब ने पार्टी में, उनके फेलियर की वजह से? देखिए, फेलियर बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है। एक वक्त आता है इस किस्म की मूवमेंट्स में, इस किस्म की तहरीकों में, जहाँ के और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि वो सब अपनी कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटीज़ को कंबाइन करके एक ज़्यादा यूनिफाइड अप्रोच के साथ आगे बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि शायद पीटीआई में इस तहरीक के नाते वो वक्त आ चुका हुआ है, इसीलिए तमाम लीडरशिप जो है वो इकट्ठी होके वो एक प्रोग्राम बना के एक प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। ये जो लोगों की लॉयल्टीज़ के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं,
ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि अलीमा बीबी ने कभी किसी की लॉयल्टी के ऊपर सवालियात निशान खड़ा किया है। ये वो टाउट्स हैं जो कि मीडिया के ऊपर आज़ादाना फिरते हैं, प्रोग्राम्स में आते हैं, वो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। और लेट मी अश्योर यू अफसा कि इस नैरेटिव में बिल्कुल किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। हर कोई अपने नाते, हर कोई अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के मुताबिक अपना हिस्सा डाल रहा है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब बहुत जल्द बाहर आएंगे। सर, पर अलीमा साहिबा बार बार ये क्यों कहती हैं कि जो वजन नहीं उठा सकते खान साहब ने कहा है वो खुद ही अलग हो जाएं? कल भी उन्होंने दोबारा ये बात की है। देखिए, हर जो ओहदा होता है ना, उसकी कुछ कंपल्शंस होती हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर कुछ लोग जो हैं वो एक खान साहब का नैरेटिव जो है एक बड़ा पावरफुल नैरेटिव है और बहुत मतलब चैलेंजिंग नैरेटिव भी है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है कि अगर कोई भी शख्स ये समझता है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस नैरेटिव का बोझ नहीं उठा सकता, तो उसको चाहिए कि वो पीछे हट जाए। पार्टी के अंदर हज़ार लोग ऐसे हैं जो कि ये नैरेटिव का बोझ उठाने के लिए बेचैन हैं, वो चाहते हैं कि वो सामने आके इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से करें। तो ये पार्टी के अंदर जहां इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, जहां इतनी लाखों करोड़ों लोगों की सपोर्ट हो, तो वहां और ये दुनिया भर में होता है कि जी पार्टी के अंदर ही हैशिंग होती रहती है। बेहतर से बेहतर लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनको अपोर्शन की जाती है ताकि जो पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको उनके हसूल के लिए आसानी हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जाती है, लेकिन किसी की लॉयल्टी के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्वेश्चन उठाता है कि जी लोग जो हैं वो पार्टी से लॉयल नहीं है या उनकी कमिटमेंट के बारे में कोई शुबहात है। तो ये होता रहता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी अनहोनी बात है। जवान लोगों को सामने आना चाहिए, बिल्कुल मैं इसका मैं बिल्कुल कायल भी हूँ और मैं इसको प्रमोट भी करता हूँ कि जी जवान लोगों को चाहिए। बहुत से माशाल्लाह हमारे बड़े कमिटेड वर्कर्स हैं जो जवान लोग हैं। इस दफ़ा आपने मेरा ख्याल पार्लियामेंट में उनकी स्पीचेस बजट के ऊपर सुनी होंगी जो उन्होंने किया है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर स्पीचेस कभी भी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर की गई हों। तो ये सब लोग जो हैं ये खान साहब के शागिर्द हैं, खान साहब के पाले हुए हैं और ये कीन है कि वो अपना एक रोल अदा करें। ठीक है, अब क्योंकि हमारी पहले भी आपसे कई बार बात हुई, आप इस बात का इजहार नहीं करते, इसको तस्लीम नहीं करते कि पार्टी के अंदर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस मौजूद हैं, लेकिन हम हर रोज़ जो इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं उसमें इख्तलाफात हमें साफ ज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। कल नियाज़ुल्लाह न्याई साहब जो इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं, वो जो बात करते हैं उसकी बड़ी अहमियत होती है। खान साहब की ज़ुबान भी वो बोलते हैं और उन्होंने भी कहा कि कारकुन हमसे सवाल करते हैं कि खामोशी और अमली इक़दाम न करने की वजह से आज ये सूरत हाल है। रऊफ साहब, आपकी पार्टी के लीडिंग रहनुमा इस वक्त जो जेल में है, असीर रहनुमा, उन्होंने जो ख़त लिखा था उसके हवाले से नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब का ये दावा है कि पार्लियामान में भी जो शख्सियात जो आपके रहनुमा मौजूद थे, मेम्बरान, उनमें से 90% का इत्तेफाक राय है असीर रहनुमाओं से कि बातचीत करें, सियासतदानों से बातचीत का आगाज़ करें। क्या ये बात दुरुस्त है? इसमें तकसीम है आपकी जमात में इस एतबार से? ये तकसीम का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें। मेरा ख्याल है ये एक्सट्रीम एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वर्ड है। ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में आरा होती हैं, हमारे यहाँ भी राय है और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा है इस सिलसिले में। देखिए, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं अपनी ज़ात की बात कर लेता हूँ। मैं डायलॉग का हामी था, हूँ और रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज हम जद्दोजहद जो भी कर रहे हैं वो करेंगे, लाजमी बात है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा कार नहीं रहा। बाकी तमाम रास्ते जो हैं वो हमारे ऊपर बंद कर दिए गए हैं। खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया है, किसी पॉलिटिकल लीडर को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। पिछले 30-31 हफ्तों में उनकी लीगल टीम को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनके डॉक्टर को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनकी किताबें उनसे ले ली गई हैं, उनको फ्रेश कपड़े जो है वो नहीं उन तक पहुँच रहे, टीवी उनसे ले लिया गया है, अखबारें उनसे ले ली गई हैं। मैं क्या क्या गिनवाऊँ, मुझे खुद भी मतलब। अब इस किस्म की सिचुएशन में जब कोई लोग आके कहते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो हमारे ऊपर हमें सवाल कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, वो कर रहे हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। सो टू दैट एक्सटेंट यस, एक सही बात है, लेकिन उनकी तरफ से क्या डिमांड आ रही है? वो डिमांड ये आ रही है कि आप अपनी तहरीक को तेज करें, खान साहब को बाहर निकालें। वो उस कॉन्टेक्स्ट में नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी बात की और उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है। मैं उनको बिल्कुल रिप्यूडिएट नहीं कर रहा और मैं भी ये बात करता हूँ कि शायद हमें और एनर्जी जो है अपनी तारीख में लाने की ज़रूरत है और क्लैरिटी की ज़रूरत है और एक्टिविटी की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं और ये पार्टी फोरम्स के ऊपर डिस्कस होती रहती हैं। लेकिन जो पार्टी कर सकती है विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल स्पेस जो हमारे पास मौजूद है, वो हम करने जा रहे हैं, वो हम करते रहे हैं, वो हम करने जा रहे हैं। लेकिन
चूंकि हुकूमत की तरफ से हमारे ऊपर जो स्पेस है वो ली जा रही है, बिल्कुल एक शिकंजा सा जो टाइट कर दिया गया है, इसलिए हम इस नहज के ऊपर पहुंच के कह रहे हैं जी कि अब हमको पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक मूवमेंट में लाजमी जाना पड़ेगा और ये वो स्टेज है जहां से अब हमने क्रॉस करना है थ्रेशोल्ड एंड हमने ये जो पब्लिक मूवमेंट है इसको लॉन्च करना है। खान साहब के अहकामात उस सिलसिले में आ चुके हुए हैं। That extent, मैं कंसीड करता हूँ ये पॉइंट टू दैट एक्सटेंट कि लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ना उम्मीद है, क्योंकि आप बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते थे, अभी आपने हुकूमत का नाम लिया, ये बेसिकली जो डिसअपॉइंटमेंट है ये इस्टेब्लिशमेंट से है, कोई भी इस हवाले से पेशरफ ना होने पर, जिसका आप लोग बार बार इजहार करते रहे कि हम चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो। और ये रऊफ साहब, अब जो नाउमीदी आपने जिस अंदाज में जिक्र किया कि अब हमें कोई उम्मीद नहीं है, आज खान साहब का भी जो एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे शाया किया गया उसमें यही लिखा था कि अदालतों से भी कोई उम्मीद नहीं, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। तो अब ये डू एंड डाई सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए ये मूवमेंट तो अब शुरू होगी, लाजमी बात है। मैं तो अब भी उम्मीद लगा के बैठा हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि अब भी मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि मैं फील करता हूँ कि अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात ही होने हैं। अब सा उसको अवॉइड आप नहीं कर सकते। हम कोई तलवारें लेके, हम कोई बंदूकें लेके तो आवाम में नहीं जाएंगे ना। हम तो उनके पास अपनी एक सदा लेके जाएंगे, एक आवाज़ लेके जाएंगे, उनसे चाहेंगे कि हमें सपोर्ट करें और एक प्रेशर है वो बिल्ड करें हुकूमत के ऊपर, ताकि वो हमारे आइनी और कानूनी जो हमारे मुतालबात हैं उनको माने और पाकिस्तान में आइन कानून की बहाली के इक़दाम उठाएं, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के इक़दाम उठाएं। खान साहब को और बाकी तमाम असीरान जो हैं हमारे, जो बेगुनाह जेलों में पिछले सवा दो साल से पड़े हुए हैं, उनको रिहा किया जाए। ये ना आइन इसकी इजाज़त देता है, ना कानून इसकी इजाज़त देता है। तो एक लेजिटिमेट हमारी डिमांड्स हैं जो कि हम आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक लेके जाएंगे। तो ये तो होगा। अब इसका नतीजा क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आई विश आज भी डायलॉग की सूरत निकले, आज भी रियलाइजेशन हो कि जी बातचीत के जरिए ही जो हालात हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। मसाइल जो इस ऐलान का एक नतीजा रऊफ साहब आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो ऐलान किया गया है, क्योंकि मुख्तलिफ ऐलान है, उनके बेटे भी कहा जा रहा है शामिल होंगे, तो और खान साहब भी कहते हैं कि ये अब हमारा एक आखिरी ऑप्शन ही है, ये आप बारगेनिंग पोजीशन कम से कम इस ऐलान से आपके ज़ाती तज्ज़िये में बेहतर हो सकती है पीटीआई की? अच्छा, मैं इसको जरा थोड़ा सा एक और तरीके से देखता हूँ। हमारे पास यहाँ अगर हम जिस नहज के ऊपर हमें पुश करके लाया गया है, वह हमारे पास ऑप्शन क्या है? पार्लियामेंट हम कोशिश कर चुके हैं, अदलिया ट्रिपल हो चुकी हुई, अदलिया नाम की कोई चीज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इंडिपेंडेंट जस्टिस सिस्टम खत्म हो चुका हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। एग्जीक्यूटिव की इंटेंशंस आपके सामने हैं, जो हमारे वर्कर्स के साथ हो रहा है अदालतों में वो आप देख लीजिए, आपके सामने है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक मूवमेंट का है और कोई रहा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वी ऑल नीड टू टेक अ स्टेप बैक, इंक्लूडिंग अस। और आज भी अगर कोई स्पेस बनती है डायलॉग की तो उसको क्रिएट करना चाहिए, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए डायलॉग। मैं ये इसका हामी हूं। अब दो तीन बार जो एहतजाज का एक सिलसिला, आखिर में मैं रऊफ साहब ये पूछूंगी आपसे, पीटीआई ज़रूर बहुत इस बारे में कॉन्फिडेंट रहती है कि आप लोगों की एक बड़ी डाइवर्स सपोर्ट है और मुल्क भर के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन इन लोगों को ये 2-3 बार जिस किस्म के मामला पेश आए उसके बाद निकालना कि कोई सपोर्टर आपका अपनी फैमिली के साथ बाहर निकले, ऐसे हालात में जहां हमने 26 नवंबर को कारकुनान के ऊपर मुकदमात बनते, उनको जेल जाते हुए, लाइफ टाइम का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनते हुए, 9 मई के मुकदमात के बाद मिलिट्री ट्रायल्स होते हुए, ये तमाम चीज़ें देखी हैं। तो ये कारकुन, और जो कि अगेन मैं कहूँगी कि आपकी बहुत डाइवर्स फॉलोइंग है जिसमें फैमिलीज़, ख़वातीन, बच्चे भी बाहर निकलते हैं, क्या उनका बाहर निकलना खतरे से कम नहीं होगा? उनके लिए साइकोलॉजिकली ये चीज़ बिल्ड करना भी आप लोगों के लिए इस मौके पे अहम नहीं है? देखिए ये सब क्यों हुआ? हम कोई गलत काम कर रहे थे? क्या कानून और आइन हमें पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत देता है या नहीं देता? लेकिन हुकूमत इजाजत एक सियासी जमात होने के साथ वो अब जब कर रहे थे हम, तो फिर हमें क्यों रोका गया? क्यों हमें इजाजत नहीं दी गई? क्यों हम डीसी के ऑफिस के चक्कर लगाते थे, हाथ जोड़ते थे कि जी इजाजत दे दें? इजाजत मिलने के ऊपर भी आपको पता है कि 1.5 घंटे 2 घंटे की इजाजत मिलती थी। तो इन तमाम वजूहात से, जो कि मैं गिनवा रहा हूं, कि हमने हर ऑप्शन एक्सरसाइज करके देख लिया है, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमारी लेजिटिमेट बात जो है वो भी नहीं सुनी जा रही। इसलिए हम इस नहज के ऊपर खड़े हैं कि हम अब मैस मूवमेंट में जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको अर्ज किया कि मेरी अपनी ज़ाती राय जो है, जो कि मैं पार्टी लेवल के ऊपर भी एक्सप्रेस करता रहता हूँ, कि एक सियासी जमात होने के नाते हमें बातचीत का दरवाज़ा कुलियतन बंद नहीं करना चाहिए, खुला रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ना कोई
किसी ना किसी तरीके से वो दरवाज़ा जो है उसको हम इस्तेमाल कर सकें, हम इंगेज कर सकें और मामलात को एक एहसन और एक पीसफुल तरीके से आगे रेजोल्यूशन की तरफ ले जा सके। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ और ये मेरी इंटेंशन रही है और रहेगी। ये आपकी इस ज़ाती जो एक इंटेंशन है, इसके बरक्स कल अलीमा साहिबा ने ऐलान किया कि अब मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश। बहुत बहुत शुक्रिया, रऊफ़ हसन साहब हमारे साथ शामिल थे। PTI एक आखिरी ऑप्शन के तौर पे बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि इस तहरीक की तरफ जाने की तैयारियों में है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन तमाम मामलात पे क्या मौक़िफ़ है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। PTI के एहतजाज और इमरान खान के बेटों की उसमें शिरकत के ऐलान पर नून लीग का तो हमने जिक्र किया, वो इस पर भरपूर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर हुकूमती इत्तेहादी इसको कैसे देख रही है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पार्टी के पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल सैयद नईर बुखारी साहब ने अपने एक हालिया बयान में जिक्र किया है अदम एतमाद के हवाले से। नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाना एक निज़ाम को गैर मुस्तहकम नहीं करता। इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से बात करते हैं, जिसका कल ऐलान सामने आया और ये एक नई बात है कि इमरान खान साहब के बेटे भी ये कहा जा रहा है कि उसमें शिरकत करेंगे। हुकूमती नून लीग के जो रहनुमा हैं वो तो एक तरह से धमकियां दे रहे हैं गिरफ्तारी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कैसे देखती है? शुक्रिया। देखिए जी, पाकिस्तान के हर शहरी का हक बनता है, अगर वो हुकूमत वक्त की पॉलिसीज़ उनको नापसंद हैं या उन पर क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एहतजाज करना, लेकिन आइन और कानून के पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए। अगर कोई वो डिस्ट्रक्शन करें, तोड़ फोड़ करें, वायलेंस करें, तो फिर तो रियासत इजाज़त नहीं देती इस बात की। तो बहरहाल वो अगर एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सीरियस नज़र नहीं आती। और अभी पिछले कई माह से वो आए दिन डेट्स देते हैं, लेकिन उनके पास वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती कि वो एहतजाज कर सकें। अगर उनके पास स्ट्रेंथ होती तो वो पहले कर सकते हैं, और माजी में भी उनके पास बाकी सूबों में स्ट्रेंथ नहीं है। जो उनके पास KPK की गवर्नमेंट है उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, और ऑब्वियसली बहुत सारी पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो हैं उनके कहने पे वो आ जाते हैं, उनके ज़ाती इंटरेस्ट होते हैं, उनके ज़ाती मामलात होते हैं। आप कई माह से देख रहे हैं कि डेट्स आती हैं, फिर उस डेट्स पे कर नहीं सकते, फिर उसको मज़ीद आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अभी उन्होंने कहा हम एहतजाज शुरू कर रहे हैं, लेकिन फाइनली हम 5 अगस्त को इसके लिए बाहर निकलेंगे, या जो भी उनकी सूरत हाल है। बहरहाल वो एहतजाज करना चाहते तो अपना शौक़ पूरा कर लें। और कानूनी तौर पे बुखारी साहब, कानूनी तौर पे बरतानवी शहरी होते हुए पाकिस्तान में आके एहतजाज में शरीक होना या उसको लीड करना, इस हवाले से कोई पाबंदियाँ तो नहीं है? देखिए जी, वो एट द सेम टाइम उनका वालिद तो पाकिस्तानी सिटीज़न है, और वो अपनी माँ की वजह से UK के वो सिटीज़न हैं। और इस पे ये बिल्कुल अगर वो तो विज़िट पे आ रहे हैं तो फिर विजिटर्स के लिए और कानून है, पाकिस्तान के सिटीजन्स के लिए और कानून है। ऑब्वियसली ये तो फिर अदारों को देखना पड़ेगा। बहरहाल नज़र ये आता है कि इनके पास वो क़ुव्वत, वो स्ट्रेंथ या वो लीडरशिप नहीं रही जो पब्लिक को अट्रैक्ट कर सके और लोगों को स्ट्रीट्स पे ला सके, और अल्टीमेटली इनको सहारा लेना पड़ा या सहारा लेना चाहते हैं UK के सिटीजन से। तो ये फिर नज़र आता है कि इनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, या ये इनकी ये वीकनेसेस हैं जो अपरेंटली नज़र आती हैं कि ये पाकिस्तान में तहरीक को ये लीड नहीं कर सकते। अब बुखारी साहब, जिस चीज़ को आप कहते हैं कि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी PTI ये तशरीह करती है कि हमें गैर मामूली पाबंदियों का सामना है। जब हम ऐलान करते हैं एहतजाज करेंगे, हुकूमत बड़ी सख्त बात आगे से करती है कि किसी सूरत नहीं आने देंगे, और फिर जिस किस्म के मुकदमात 26 नवंबर को भी बने, उनका रास्ते को रोका गया एहतजाज के।
एक बहुत मुख्तलिफ किस्म के जज्बात नहीं होंगे अगर इमरान खान साहब के बेटे इसमें शरीक हो जाते हैं और कारकुन को मोबिलाइज करने में किरदार अदा करते हैं? ये एक बड़ा चैलेंज नहीं बन जाएगा इंतज़ामिया, हुकूमत और दीगर फैसला साजों के लिए, जो इससे पहले बासानी इनके तमाम एहतजाज को नाकाम करते आए हैं? देखिए जी, आप उनके जो एक चीफ मिनिस्टर उनके पास है, उनके बयानात आपने सुने हुए हैं। वो कभी कफन बांध के आते हैं, तो जो एहतजाज करने वाले आते हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, वो कफन बांध के नहीं आया करते। ये कफन बांधने की बात नहीं करते और ये नहीं कहते कि हमारी मैयतें वापस जाएंगी। तो उनकी नीयत देख लें, उनके इरादे देख लें। और जब भी PTI की गवर्नमेंट हमलावर हुई वफाक पे, वफाकी दारुल खिलाफे पे, तो वो उन्होंने गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज़ किए और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को इस्तेमाल किया। तो ये कहाँ आइन और कानून में लिखा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाए एहतजाज के लिए? बिल्कुल, अगर वो उनसे गवर्नमेंट के साथ मुआहदा करते हैं कि हम पर्टिकुलर जगह पे एहतजाज करेंगे या पर्टिकुलर जगह पे हम जलसा करेंगे और उस मुआहदे को तोड़ के और रेड जोन में आते हैं, और रेड जोन बड़ा सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, और अदारे हैं, डिप्लोमेटिक कोर के लोग रहते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी और उनका तहफ़्फ़ुज़ तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। ये मादर पितर आज़ाद वाली तो एहतजाज नहीं हो सकता। एहतजाज का भी हक़ जो आइन देता है वो आइन और कानून के मुताबिक देता है। जो राइट है वो राइट बिल्कुल इस किस्म का नहीं है कि अनकंट्रोलेबल राइट हो कोई, जिस पे अगर कानून मसलन 144 कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगाता है, तो एहतजाज का मतलब ये तो नहीं है कि अनलिमिटेड उनके पास राइट है और अथॉरिटी है कि वो एहतजाज करें। तो कानून और आइन के पैरामीटर्स पर रह के तो उनको बिल्कुल उनको हक बनता है। अब इमरान खान साहब की तरफ से मुसलसल ये बात कही जा रही है कि अदालतों से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। ये बुखारी साहब, एक ऐसे मुल्क में हमें मुख्तलिफ किस्म के हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है तमाम फ्रंट्स पे, बिलखुसूस दहशत गर्दी के हवाले से। तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है कि एक सियासी जमात जिसकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है मुल्क के अंदर, वो सड़कों के अलावा अपने लिए कोई दूसरा रास्ता इस वक्त उनको नज़र नहीं आता सड़कों पर आने के अलावा? देखिए जी, बात यह है कि अदालतों का एहतराम, बहरहाल आपको कोई फ़ैसला पसंद ना आए तो या आप उसे डिसएग्री तो कर सकते हैं, लेकिन उसको कहें कि जी इस पे अमल दरामद ना हो, तो ये तो फिर कानून की बालादस्ती नहीं है। जब कहते हैं इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ कौन करता है? जब इनको रिलीफ मिलती है तो फिर अदालतों की तारीफ़ करते हैं, जब इनको रिलीफ नहीं मिलती तो फिर ये कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिलता। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। रिलीफ तभी मिलती है कि जब उनका प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर हो, वह इस्टेब्लिश कर सके। लेकिन जब प्रोसिक्यूशन अपना केस इस्टेब्लिश कर ले तो फिर उस पर सज़ा तो होती है या बेल रिफ्यूज़ तो होती है। तो इनके तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये दौरा में आ रहा है, रिलीफ मिल जाए तो कहीं वाह वाह, ना मिले तो फिर आप गाली गलौज शुरू कर दें, अदम एतमाद शुरू कर दें अदालतों में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख आपके सामने है, और इवन फॉर दैट मैटर PMLN की भी तारीख आपके सामने है। हमारे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस आपके सामने है। और फिर जब उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया जनाब यूसुफ गिलानी साहब को, एक्सेप्ट करना पड़ा। जब उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया मियाँ नवाज़ शरीफ को, वो भी आपके सामने है। तो फिर रिलीफ लेनी है तो कोर्ट से ही रिलीफ लेनी है ना। अगर आप कोर्ट्स के साथ तनाज़ा खड़ा करके और अदम एतमाद करके फिर उसकी तो कैसे करें आप? फिर अब इस सारी सूरत हाल में तज़किरा ख्वाजा आसिफ साहब और नून लीग की तरफ से इस निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम की एक फ़ख्रिया पेशकश जो करार दिया गया, बुखारी साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस निज़ाम का एक हिस्सा है, हुकूमत की इत्तेहादी आइनी पोजीशंस के ऊपर आप लोग इस वक्त मौजूद हैं, आप भी समझते हैं कि जिस निज़ाम में आप हैं ये हाइब्रिड निज़ाम है और आपको भी फ़ख्र है इस पर? बात फ़ख्र की नहीं, हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में आइन के लिए और आइन 1973 के आइन की बहाली के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी हैं। हमारी क़यादत से लेकर हमारे कारकुनों तक।
और हम इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के लिए जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद 1973 कायम किया उसके लिए जदोजहद करते रहे। आप ये कह सकते हैं कि आपको शायद फुली इम्प्लीमेंट बहुत चीज़ें होती नज़र ना आएँ, लेकिन फिर वो भी क्रिटिक्स भी कहते हैं कि आमरीत से जैसी भी जमहूरियत है, जमहूरियत बहुत बेहतर है, जहाँ पे सिटीजन्स को राइट्स हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स फंक्शनल हैं। जो आसिफ साहब ने जो बात की ये उसके साथ तो वो ख़ुद कर सकते हैं, लेकिन आप पिछले अरसे से देख रहे हैं ये PMLN वाले को छोड़ दें, PTI वाले ख़ुद कहते थे हम और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे हैं। उस वक्त क्या था, व्हाट वाज दैट, वाज इट नॉट एन हाइब्रिड सिस्टम? ये इमरान खान खुद, और यहाँ तक इमरान खान ने कहा कि मुझे लेजिस्लेशन के लिए भी एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत होती थी। MLAs को कन्वे करते थे एस्टैब्लिशमेंट के ज़रिए कि इसमें इस बिल पे हमें वोट मिलने चाहिए। तो वो सिस्टम क्या था? आज जो हाइब्रिड सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन अब बाय प्रोसेस आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि इन ट्रू सेंस और इन ट्रू स्पिरिट जो है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनल भी हो और उसके तहत लोगों को रिलीफ भी मिले। बाकी एस्टैब्लिशमेंट सारी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट होती हैं, लेकिन आप देख लें कि अभी माजी में ये 1-2 माह पहले जो इंसिडेंट हुआ इस पर एस्टैब्लिशमेंट, इसमें आर्म फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस यूनाइटेड थी और आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने रिटेलिएट किया और इंडिया को आपने जवाब दिया। और आप ये देखें कि आपको कितनी सक्सेस मिली डिप्लोमेटिक फोरम पे भी, और चेयरमैन बिलावल बरदारी साहब जो डेलीगेशन लीड करके गए तो आपके टूर बड़ा सक्सेसफुल रहा, आपने बड़ा कुछ अचीव किया और इंडिया बड़ा आइसोलेटेड हुआ। तो ये जब इस किस्म की सूरत हाल मुल्क में पैदा हो जाए जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ हों, तो ऑब्वियसली वहाँ आपको आर्म फोर्सेस की ज़रूरत है और उनके बगैर ना तो लॉ एंड ऑर्डर सब मेंटेन हो। अभी ये टेररिज्म को देख लें, आप ईस्टर्न बॉर्डर को देख लें, आप वेस्टर्न बॉर्डर को देख लें, तो हम तो पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से हम इस इशू में फंसे हुए हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि आर्म फोर्सेस को और पॉलिटिकल फोर्सेस को यकजा होकर इसको काउंटर करना है, इसको रिटेलिएट करना है। आपका एक ताज़ा बयान है, आप कहते हैं कि CM के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने से निज़ाम गैर मुस्तहकम नहीं होता। बुखारी साहब, क्या ये खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात हो रही है और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदम एतमाद चाहती है और कोई मुखालफत का सामना है आपको दीगर हलकों से? देखें, आप अगर आइन को पढ़ लें तो आइन में ये प्रोविजन क्यों रखी गई है नो कॉन्फिडेंस की? अगर ये मंशा होती कि गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज हो जाती हैं नो कॉन्फिडेंस से, तो फिर ये तो प्रोविजन ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होनी चाहिए। तो ये किसका मौक़िफ़ है सर? और कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन रखी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस की प्रोविजन है। और अगर ये नो कॉन्फिडेंस कब होता है? जब जो चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोविंस का है या मरकज़ का है वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर जाए, वो सिंपल मेजॉरिटी लूज़ कर जाए और जो उनके अपोनेंट्स हैं उनको उनके पास वो सिंपल मेजॉरिटी आ जाए, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो उनके खिलाफ अदम एतमाद लेके आएँ। इसमें तो कोई बार नहीं है, ये कोई गैर आइनी और गैर कानूनी बात नहीं है। अगर उनके पास स्ट्रेंथ थी प्रोविंशियल असेंबली में कि सिंपल मेजॉरिटी ये अचीव कर लेते हैं, तो ये इनका आइनी हक बनता है कि उस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फ्रेंस मूव करें, उसको रिमूव करें। सर, आप लोगों को इस बात पे, इस ख्याल पे जिसको आपको जोर देना पड़ रहा है, मुखालफत का सामना है नून लीग से या दीगर हलकों की तरफ से? किस इशू पे? सर, ये अदम एतमाद के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए, अदम एतमाद देखे ना, हम तो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके, हम तो उनके साथ हैं और फिर यूनिलेटरली कोई जमात तो नो कॉन्फ्रेंस नहीं ला सकेगी। जो यहाँ पे जो कंपोजिशन है प्रोविंशियल असेंबली KPK की, तो वो तो सारी जमातें मिलके बैठेगी, मुशावरत करेंगी और उनके पास अगर स्ट्रेंथ हुई सिंपल मेजॉरिटी की तो वो मूव कर लेंगे। ठीक है। अब बुखारी साहब, एक और हवाले से बहुत कयासर आइयाँ रहीं, लेकिन आपकी जमात की तरफ से और दीगर नून लीग की तरफ से भी इसको बाकायदा डिनाई किया गया। कनाल्स के मामले को बुनियाद बना के सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया कि सदारत के ऊपर ही ख़तरे में जाने की बातें की, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए क्या कनाल्स के मामले के ऊपर, क्योंकि सदर मुमलिकत ने ब्रीफिंग ली, बाद में जो कॉमपरस जमातों की तरफ से एहतजाज हुआ, पीपल्स पार्टी ने उनकी हम आवाज़ भी हुई, क्या पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस मौजू को लेकर कोई तलखी हुई?
देखिए ये सारी क्या सराहियाँ हैं और ये आपकी फेटर्निटी से ये इशू रेज किया गया है विदाउट एनी बेसिस। उनसे ये पूछ लेना जिन्होंने ये क्या सराही की है या जिन्होंने ये फीलर छोड़ा है, उनसे पूछ ले व्हाट नेक्स्ट। देखिए ना, कोई इशू रेज करता है तो उसके पास उसके लिए सब्सटेंस होना चाहिए, उसका क्या मटेरियल है। और फिर अगर सदारत खाली कहीं सदारत छोड़नी पड़ेगी या सदारत को हटाया जाएगा, व्हाट नेक्स्ट। एक बात आप जहन में रख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की पॉलिटिकल विजन की वजह से ये सिस्टम चल रहा है। आप पीपल्स पार्टी को माइनस करें, ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, ये सिस्टम गिर जाएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है और हम चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल चलता रहे। और जो लोग ये इशू रेस कर रहे हैं या अप्रीहेंशन जाहिर कर रहे हैं या वो फीलर छोड़ रहे हैं या क्या सराई कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो वो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। वो इस मुल्क के हमदर्द नहीं है। वो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रहे। पाकिस्तान को आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। तो इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और गवर्नमेंट के कैबिनेट के मेंबर्स ने इवन PMLN के लोगों ने इसकी तरदीद की है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन सी फोर्सेस है पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट को और मौजूदा सेटअप को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। डू यू थिंक माइनस पीपल्स पार्टी कोई निज़ाम जो कंपोजिशन नेशनल असेंबली की है, सेनेट की है, जो 2 प्रोविंसेस हमारी गवर्नमेंट में, ये सिस्टम माइनस पीपल्स पार्टी चल सकते हैं? तो बुखारी साहब फिर माइनस आसिफ अली जरदारी चल सकता है? सर ये रूमर स्टार्ट होने का, भुट्टो जरदारी चल सकता है? सर ये रूमर कयास हराई होने के पीछे कोई साजिश नजर आती है पीपल्स पार्टी को, या आप ये एक इनफरादी सहाफ़ी की रिपोर्टिंग कोई एतबार से? मैं साजिश समझता हूँ, ये साजिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, ये साजिश अगर कोई इस किस्म की इख्तरा निकालता है तो वो खुद साजिश है। वो मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है विदाउट एनी सब्सटेंस। अगर वो बात करता है तो इस किस्म का सब्सटेंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं ये आपको बार बार कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी मतलब ये पॉलिटिकल विजन थी आसिफ अली जरदारी की कि आज जो निज़ाम चल रहा है ये पॉलिटिकल विजन है बिलावल भुट्टो जरदारी की। ये पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी है कि हम इस निज़ाम को चलाना चाहते हैं, हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और हम उनको सपोर्ट इंशाल्लाह चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट जो है ये 5 साल पूरे करे, ये पार्लियामेंट फंक्शनल 5 साल रहे। इमेजिन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 70 सीटें हैं नेशनल असेंबली में और आज अभी जो रिजर्व सीट्स का इशू है इस पर 74 हो जाएगी। आप 74 सीट्स को माइनस कर लेंगे तो कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर सकती है? और अगर 74 सीटों वाला का जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसको रिमूव करेंगे तो ये सिस्टम चल सकेगा? जी। तो ये कहते हैं दे आर लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नईम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।